आपके कंपटीटर वैसे पीर मुरीदी होते हैं? यस नहीं, एक और भी होते हैं मोटिवेशनल स्पीकर। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर जैसी यूनिवर्सिटी या इस तरह की यूनिवर्सिटीज में जाके भी आप सिंगल निकल आए तो बड़ी मुश्किल बात है। ठीक है, आपको भी पता है, हम सबको पता है, लड़कियां फ्रॉड करती हैं, लड़के फ्रॉड करते हैं, पर क्यों फंसते हैं भाई ब्रेकअप्स में, क्यों जाते हैं रिलेशनशिप में? गोरा रंग कम्प्लेक्स बहुत ज्यादा है। पता है अगर हमारी एक लड़की गोरी नहीं है तो उसकी सोशल शादी नहीं हो सकती? हमारा सोशली हमने ये चीज देखे, हमारे घर में कहा जाता है कोई बात नहीं, गंदमी रंग भी अट्रैक्ट करता है, वहीं आपकी बेटी है, बेटे का रिश्ता है, कुड़ी काली ही ऐसी नहीं दे रही। मतलब ये चीज इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा है कि हम फिर स्टेरॉइड्स की तरफ जाते हैं और हम चाहते हैं कि हम वाइट हो जाएं। ड्रामास आजकल जो हमारी सोसाइटी में चल रहे हैं, औरतों के पास करने को कुछ नहीं होता और वो देख रही होती हैं, जिस तरह स्टेशन पे बैठे मजदूर होते हैं, उनका नवाला यहाँ पे फंसा होता है और वो शान की फिल्में देख रहे होते हैं, इसी तरह औरतें घर में आजकल के ड्रामे देख रही होती हैं। वो जो ड्रामे की स्टोरी चल रही होती है वही वो अपने माइंड में अपने आप में कहीं ना कहीं सोच रही होती है, यार मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है, मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है। दूसरों को देख के हम अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, अपने आप को भी तो देखें। सुबह उठ के कभी शीशे में हमने ये देख के कहा कि अल्लाह तेरा शुक्र है, तुमने मुझे एक नई लाइफ दी है, हमने ग्रेटिट्यूड किया है। सबसे उठ के पहले मोबाइल पकड़ते हैं, मैसेज किस किस का आया उसको जवाब देते हैं। तो हेलो, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ आमिर मुस्तफा पॉडकास्ट। टुडे आज हमारे साथ है मुआफिया मलिक। इनका नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसका वैसे मतलब क्या है मुआफिया मलिक? करना, टू फॉरगिव समवन। मुझे जब कल आपके नाम का पता चला ना कि मुआफिया मलिक, आपने गूगल किया? आपको नहीं? मैंने कहा यार ये फर्स्ट टाइम मैंने नाम सुना, मुझे इसका मतलब नहीं पता, तो मैंने पहले गूगल किया तो गूगल पे भी ना कुछ इस तरह से ही आ रहा था कि जो माफ कर देने वाला होता है। तो ये नाम किसने रखा था? दादू ने। इसके पीछे भी बड़ी एम्बैरेसिंग स्टोरी है। क्यों? जो मैं नहीं सुनाना चाहती। नहीं शेयर करें ना। अच्छा, बचपन में मुझे बड़ा शर्मिंदगी होनी पड़ती थी जब टीचर्स पूछते तुम्हारा नाम किसने रखा, मैंने कहा दादू ने। फिर वो पूछते थे कितने बहन भाई हो तुम लोग? अल्लाह से माफी मांगी थी कि अल्लाह इसके बाद हमें बेटा दे दे। और इट्स ट्रू। और मेरे बाद 2 भाई भी है। अच्छा। मैं चौथी बेटी हूँ, उसके बाद 2 भाई भी है। कितने बहन भाई आप? 6 बहन भाई हैं। और आप सबसे बड़ी? मैं सबसे छोटी। सबसे और मेरे से छोटे दोनों भाई। यस। अच्छा। 3 बड़ी हैं मुझसे, एक कैप्टन है, एक मतलब वो MBA करी और इस तरह से, तीनों मैरिड हैं। ओके, सो योर दादो डिसाइड कि आपका नाम ये ना होना तो चली गई वो, हर जगह मुझे जलील करा। बट यू कैन चेंज द नेम ऑफ। नहीं, अब देखें मेरी बात सुने, मैं कहां से चेंज करवाऊंगी? MS 18 इयर्स एजुकेशन, हर जगह मुआफिया से शादी, ये तो ऑफिशियल मैंने मुआफिया मलिक करवाया हुआ है, लेकिन मेरे डॉक्यूमेंट्स लेकिन ये कि बहुत अर्ली है, मतलब स्कूलिंग में आप करवा सकती जब कोई आपके पास किसी ने कहा ही नहीं, तो फिर मैंने कहा तब ध्यान भी नहीं गया। बट एक्चुअली ये एक डिफरेंट नेम भी है। तो अब मैं इसको यूनिक कहती हूँ, ये स्टोरी सबको थोड़ी सुनानी है हमने। हाँ ऐसे ही है। कि बेसिक एजुकेशन कहाँ से थी? मेरा MS है यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से, मेरा बैचलर्स है क्वीन मैरी से और मेरा मास्टर्स है PU से। ओके, तो कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी आपको इस फील्ड में आने से पहले लोगों को पढ़ने का और ये इस तरह से हाँ, इंटरेस्ट था मेरे। बेसिकली मेरा FSC प्री मेडिकल था और मैंने उसको छोड़ के साइकोलॉजी की तरफ ऑप्ट किया, क्योंकि मुझे बायो तो मेरा एक वो पहला प्यार वाला सीन था, लेकिन साइकोलॉजी ज्यादा इंटरेस्टेड थी, लोगों को पढ़ना और लोगों के बारे में जानना। अच्छा। लेकिन जब मैं गई मेंटल हॉस्पिटल तब मैंने सोचा कि मैंने नहीं करना, क्योंकि वहां पे ना फीमेल वार्ड में मुझे बड़े बर्तन और गालियां खाने को मिली, तो वो मेरे लिए पहली दफा था, ये मेरे साथ हो क्या रहा है। तो फिर उस वक्त मैं रोना शुरू हो गई, मैंने कहा मैंने नहीं करनी साइकोलॉजी। फिर मैं बाहर आके थोड़ा सब्र शुगर किया, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। इससे भी पहले आइडिया कहीं ना कहीं से तो परसीव होता ना कि यार मैंने नहीं, आइडिया ये था क्योंकि मैंने जब खुद को भी अब कोई काम भी कर रही होती थी ना, तो बड़ा हर चीज एक्सप्लेन करके और समझा के करना, तो वो उस वक्त से ना मेरा था कि यार लोग भी तो एक दूसरे को, टीचर्स भी तो यही काम करते हैं, समझाना और बच्चों के लेवल पे जाके समझना। लेकिन कुछ एक्सपोजर ऐसे थे, टीचर्स भी ऐसे मिले, फिर मैंने सोचा नहीं मैं इस फील्ड में लास्ट में जाऊंगी। मतलब शुरू में बड़ा वो भी मिला कि पागल हो जाते हैं जो साइकोलॉजिस्ट बनते हैं। अब ये बेसिकली हमारी सोसाइटी में इस तरह का बड़ा फिनोमेना, अगर हम आम नॉर्मल लोग भी एक दूसरे से बात करें ना कि यार तुम्हें अगर मेंटली ये इशू है तो तुम्हें किसी साइकोलॉजिस्ट से सजेस्ट वो कहेगा यार तुम पागल हो, मतलब मैं दिमागी मतलब तौर पे डॉक्टर को चेक करवाऊं, मतलब मुझे क्या हुआ यार? ऐसे ही है। हालांकि ये चीज एक बहुत आम होती जा रही है आजकल के टाइम में। अवेयरनेस कम है, यहाँ से ज्यादा बाहर के लोग साइकोलॉजिस्ट ढूंढते हैं और यहाँ से ज्यादा कमाते भी मैं ऑनलाइन हूँ। वैसे अच्छा, ये ऑफ द रिकॉर्ड है ना अभी? नहीं ये चल रही है रिकॉर्डिंग। अच्छा, ये आपने कौन सी रिकॉर्डिंग ये रिकॉर्डिंग चल रही है? आपने मुझे कहा था प्रॉपर्ली स्टार्ट करेंगे, तो आपने नॉर्मल कैजुअल कन्वर्सेशन। और आपको पता है ये भी मैंने चला देना ना, ऐसे ये गलत बात है। अच्छा मेरी बात सुने, ये आपको क्या लगता है कि आजकल की सोसाइटी में हर दूसरे बंदे को साइकाट्रिस्ट से कंसर्न करने की जरूरत है कि
अच्छा, यहाँ पे डिफाइन करना जरूरी है साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट, इसको क्लैरिफाई नहीं किया गया हमारी Okay, सोसाइटी ये भी में। आप साइकेट्रिस्ट हैं जो एमबीबीएस की डिग्री हासिल करते हैं, उसके बाद स्पेशलाइजेशन करते हैं एफसीपीएस में, और दे आर टोटली कंसर्न विद द मेडिकेशन, वो आपकी मेडिकेशन कर सकते हैं। हाँ, कुछ साइकेट्रिस्ट चाहते हैं कि वो साइकोलॉजिस्ट के पास ना भेजें, तो वो खुद ही थेरेपिस्ट भी बन जाते हैं सिर्फ बाय नेम, लेकिन उनके पास डिग्री नहीं है। Okay. और जो साइकोलॉजिस्ट है, एक प्रॉपर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, वो 18 इयर्स एजुकेशन एमएस करता है। एमएस करने के बाद उसकी मर्जी है, वो डिफरेंट सर्टिफिकेशन, जैसे मेरी सर्टिफिकेशन है हिप्नोथेरेपी में, सीबीटी में और एनएलपी में। ये बेसिकली क्लिनिकल साइक। यस, अच्छा, ये प्रॉपर क्लिनिकल साइड है। अब वो भी मैं डिफाइन कर सकती थी वहां पे, मैंने क्लिनिकल में जाना है, हेल्थ में जाना है, मतलब डिफरेंट कैटेगरीज हैं। लेकिन साइकोलॉजिस्ट जो है वो आपको डायग्नोज करेगा, वो आपकी थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन करेगा। हाँ, जहां उसको फील हो रहा है आपके सिम्टम्स माइल्ड से मॉडरेट हैं तो गो विद द थेरेपी, लेकिन जहां उसको फील हो रहा है सिवियरिटी इतनी ज्यादा है कि आपकी डेली बेस पे जो चीजें वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रही हैं और आपके ब्रेन केमिकल ज्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो वो साइकेट्रिस्ट को आपको रेफर करेगा। तो साइकेट्री मेडिकेशन के साथ फिर आपकी थेरेपी चलेगी। तो ये डिपेंड करता है। व्हाट इज एक्चुअली द क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट? अच्छा, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट में भी 3-4 चीजें हैं। हमारे पाकिस्तानियों के अकॉर्डिंग बातचीत करने के पैसे लेते हैं साइकोलॉजिस्ट, ठीक है। लेकिन बातचीत के दौरान भी आपके बहुत सी चीजें निकलती हैं। आपका एक तो कैथारसिस हो रहा है, सबसे पहला फायदा है कैथारसिस। जो चीजें हम अपनी माइंड के अपने अंदर ही अंदर एब्जॉर्ब करते जा रहे हैं कि यार मेरे साथ क्या हो रहा है, हम किसी के साथ शेयर नहीं करें, क्योंकि हमारे आजकल के जो दोस्त हैं वो स्नेक दोस्त हैं। तो हम शेयर नहीं कर पाते हमारी बातों को भी। ट्रस्ट मी, आई एम रियली सॉरी फॉर इंटरप्शन। आजकल के दौर में अच्छा दोस्त मिल जाए तो एक गनीमत है। तो वो नेमत है, बिल्कुल। बहुत बड़ी, बहुत बड़ी। बिल्कुल। नहीं तो वो मतलब बंदा अगर किसी से कोई हेल्प भी मांग रहा हो तो वो पता नहीं होता कि यार उससे वो रिकॉर्ड ना करो और बाद में आपकी वीडियोस लग रही होती है और आपको ही जलील करवाया जा रहा होता है। ऑनेस्टली स्पीकिंग ये चीज है। तो इसलिए वो फिर हम लोग ना डरते हैं किसी से भी अपनी बात शेयर करते हुए। कोई भी ऐसी बात है फैमिली में, हमें लगता है फैमिली में शेयर करेंगे तो वो कहते हैं नमाज से दूरी, ड्रामे करते हैं, या ये मोबाइल में हर वक्त मोबाइल में घुसे रहते हैं तो इन्हें डिप्रेशन होना शुरू हो गया। अगर तुम इस मोबाइल से निकलो, नमाज पढ़ो, अल्लाह तौबा करो, तो तुम्हारा डिप्रेशन दूर हो जाएगा। ठीक है, वो एक रियलिटी बात है, लेकिन हर टाइम ये चीज नहीं होती, उसके पीछे रीजंस बहुत सी होती हैं। तो साइकोलॉजिस्ट आपको हेल्प करता है, आपका काउंसलिंग करता है, आपका कैथारसिस करने में। और अगर आप वाकई ही किसी मेंटल हेल्थ इश्यूज के साथ सफर कर रहे हैं तो वो प्रॉपर डायग्नोसिस के बाद थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन देता है। अब सीबीटी इज लाइक कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जिसको हम सोच बदलाव की थेरेपी कहते हैं। अगर कोई क्लाइंट हमारे पास प्रॉपर डायग्नोसिस के साथ है, डिप्रेशन है या एंजाइटी या कोई भी है, तो उसके 12 से 15 सेशंस होते हैं। प्रॉपर सेशन प्लान होता है कि हर सेशन में हमने आपके साथ क्या काम करना है, क्या आपके फिजिकल सिम्टम्स को किस तरह से मिनिमाइज करना है। ड्यूरेशन होती है 45 to 60 मिनट्स, ओके, मैक्सिमम 1 घंटा। और उसमें देखें, अगर उसमें भी आपका क्योंकि देखें आप साइकेट्रिस्ट या किसी भी डॉक्टर के पास आ रहे हैं, 5 से 10 मिनट, हार्डली 10 से ज्यादा नहीं चाहता। तो आपका वो मसला, वही डॉक्टर ने जी मेरी बात नहीं सुनी, 5,000 इसकी फीस हमने देके दवाइयां लेकर आ गए। अब साइकोलॉजिस्ट को वही लोग 3-2 हज़ार देते हुए भी कुछ होता है, इन्होंने हमसे बात ही करनी है भाई। एक वो आपको अपना 1 आवर दे रहे हैं, दैट इज लाइक एक बहुत बड़ा टाइम है जिसमें वो आपकी प्रॉब्लम सुनेंगे, उसके बाद आपको गाइड करेंगे, आपको डायरेक्शन देंगे कि आपने किस तरफ जाना है और किस तरह से करना है। अच्छा, एक मिनट, मेरा यहीं पे एक क्वेश्चन है। मुझे सबसे पहले ये बताएं कि हमने आजकल के दौर में इस तरह की चीजें, इस तरह की टर्म्स के बारे में बहुत सुना है। अगर हम 10 साल पीछे चले जाए ना, तो इस तरह की चीजों से इतनी अवेयरनेस नहीं थी। तो उसकी क्या वजह, ये इतना जो अचानक से इन चीजों के बारे में हमें आजकल हर दूसरे बंदे से सुनने को मिलता है, उसकी क्या वजह? क्या हमारे मुआशरे में बढ़ते हुए वो जो पेचीदगी है, महंगाई है, गुर्बत है, ये एक वजह हो सकती है कि इसके अलावा कोई टेक्नोलॉजी ने इंसान को बड़ा इस तरफ से वो कर दिया? अच्छा, इसमें भी डिफरेंट रीजंस हैं। पहले ये चीजें थी समहाउ, लेकिन हमें पता नहीं था। ठीक है, अगर हम साइकोलॉजी की हिस्ट्री भी देखें ना, तब वो जंजीरों से बांध देना और जिसको बहुत ज्यादा मसला होता था तो इस तरह से करते थे। उस वक्त डिफाइन नहीं था ये डिप्रेशन है या क्या है, उस वक्त इसको हिस्टेरिया या इस तरह से डिफरेंट कहा जाता था। मेरी नानों के घर के साथ वाला एक घर था, वहां पर बिल्कुल, हाँ, अब बचपन की बात है ना, वहाँ पे इसी तरह का ना एक अब नॉर्मल लड़का होता था, तो उसके पेरेंट्स ने, उसके बहन भाइयों ने ना उसको हमेशा इसी तरह वो संगलियों से बांध के रखते थे। exactly. तो हम तो उसके पास से दूर ना गुजरना तो दूर की बात, उसके घर के दरवाजे के आगे पीछे नहीं
भी नहीं गुजरते थे exactly. कि यार ये कहीं अचानक खोल के हमारे ऊपर ही ना छोड़ दें। वो पंजाबी में कहते हैं ना जिन चिमड़ जाते हैं, जिन तो चिमड़ हमारे जाते हैं, घर वालों बिल्कुल। अभी भी आप यकीन मानो कि बहुत से गांव से लोग जब आते हैं ना, वो इतने पीरों मुरीदों के पास से होकर आते हैं, एंड पे जब पीर किसी के इलाज नहीं होता तो फिर किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो पता चलता है ये कोई साइकोलॉजिकल इशू है, ये कोई साइकोसिस का इशू है। इसको जो आपने इतने सालों में पीरों मुरीदों के पास जाके उसका बेड़ा गर्क किया है, तो अब उसको मेडिकेशन की तरफ आपके कंपटीटर वैसे पीर मुरीदी होते हैं? यस नहीं, एक और भी होते हैं मोटिवेशनल स्पीकर। मोटिवेशनल स्पीकर बहुत ज्यादा है भाई। अच्छा। लेकिन वो भी मैं किसी को बुरा नहीं कहूंगी, लेकिन आप देखें कि वो एक टेम्परेरी मोटिवेशन है। देखें, एक दिन कमरे में एक में बैठ के मैंने आपको बड़ी मोटिवेशन दीजिए, आपके अंदर इतना स्पार्क आ गया, आज के बाद मैंने दुनिया फतह कर लेनी है, कमरे से बाहर निकलते ही आपकी वो दुनिया फतह करने वाली मोटिवेशन कहाँ गई? तो फायदा ये वक्ती मोटिवेशन है। अब जो साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर है ना, वो आपको डायरेक्शन थ्रू आउट देगा। अब देखें, आपके जो इशू है उसको सॉल्व करने के बाद हमारे फॉलो अप सेशंस भी होते हैं, कुछ फ्री भी होते हैं। नहीं, एक यहाँ पर भी तो साइकी होती है ना। Exactly. मतलब फर्ज करें आपने एक रहनुमाई कर दी, एक आपके पास पेशेंट आया, आपने उसकी सारी बात सुनी, उसकी प्रॉपर उसके साथ कंसर्न करने के बाद उसको एक डायरेक्शन दे दी। एग्जैक्टली उसको पता चल गया कि यार मुझे एक क्लियर वे मिल गया, अब मुझे आई हैव टू फॉलो इट। तो उसके बाद फिर मैं बिल्कुल एक साइकिल ये भी होती है, एक नाई की दुकान पे एक लड़का मसाज करवा रहा है, चाहे रंग उसका काला है, लेकिन उसकी एक साइकिल हो जाती है कि यार मैं मसाज करवा रहा हूँ, मेरा रंग फर्क चिट्टा पड़ जाएगा। हाँ। वही है ना, ये देखिए, ये वही बात है कि अगर हम साइकोलॉजिस्ट के पास भी आ रहे हैं, आप बेशक वो चूसने वाली मीठी गोली दे दें, मुझे उससे फर्क पड़ेगा, आपके पूरे सेशन से उससे फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ। क्योंकि इसके दिमाग में ये दवाई के बगैर मुझे फर्क पड़ ही नहीं सकता। लास्ट जो एक फिल्म, लास्ट नहीं अब तो वो काफी पुरानी हो गई है, विदु विनोद चोपड़ा संजू मूवी है इंडिया की, उसमें जो संजय दत्त की बायोग्राफी में दिखाया, स्टार्टिंग में उसको वो एक पाउडर सा ही देता था बेसिकली, ठीक है, खुद वो एक पाउडर सा यूज करता था और संजय दत्त को ओरिजिनल वो देता था नशा, खुद वो एक आम सा पाउडर और एक्ट कर रहा था। और एक्ट कर अब रहा हमें यहाँ पे कुछ क्लाइंट के साथ फिर हम प्लेसेबो इफेक्ट करते हैं, वो एक दैट इज अ डिफरेंट टर्म और डिफरेंट इफेक्ट, जिसमें उन लोगों को लगता है कि हमें वाकई ही मेडिकेशन या वो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। लेकिन आप अगर किसी को देखें, बातों से अगर आप किसी को मना लें या किसी की वो मेंटली जो डिस्टर्बेंस वाली चीजें हैं उनको क्लियर कर दें, इससे बढ़ के क्या बात हो सकती है? आपकी दवाई और आपकी वो चीजें बच रही हैं। क्योंकि देखिए, मैं मेडिसिन को बुरा नहीं कहती, लेकिन हर एक चीज की इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। अब आप बिला वजह आपको डिप्रेशन या एंजाइटी, एक दिन में कोई ऐसा मसला आ गया, ठीक है, बहुत ज्यादा मसले हैं, हमारे फाइनेंशियल इश्यूज हैं, लेकिन डिप्रेशन में आप बजाय किसी से बात करने के, आप जाके मेडिकल स्टोर से आपने गूगल किया जी डिप्रेशन की आजकल सबसे अच्छी मेडिसिन कौन सी चल रही है, मोटिवल चल रही है, आपने जाके लेना शुरू कर दी। अब आप उसके ये नहीं देखे उसके साइड इफेक्ट भी तो आएंगे। आपने किसी डॉक्टर की इंस्ट्रक्शन के बगैर ली है, अपनी मर्जी से रात को नींद की गोली लेकर रोज हम खाना शुरू कर देते हैं, जी लेक्सोटानिन ले लें, हमें नींद नहीं आ रही, वक्ती सुकून मिल जाएगा, लेकिन जो उसके ड्रॉबैक सिम्टम्स आएंगे उनसे कौन फेस करेगा? फिर हम इंटेंसिटी बढ़ाते जाते हैं और हमारा बुरा हाल होता है। एट द एंड फिर हम कहते हैं जी, हम फिर साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, फिर कहते हैं जी एक दिन में हमें फर्क पड़ जाए। अब आप देखें, आपने अपने आपको खुद इतना टाइम लगा के खराब किया और अब आप चाहते हैं 1 से 2 हफ्तों में आप सही हो जाएंगे, ये कहाँ का लॉजिक है? फिर इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। ओके। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, सोसाइटी में आपको हर दूसरा बंदा कैसा दिख रहा है? आपको लगता है कि इसके साथ मतलब है देखिए, हम सबके साथ ना कहीं मतलब बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, मैं भी कहीं ना कहीं मैं इंसान हूँ, मुझे भी स्ट्रेस होता है भाई। अच्छा, मैं भी इंसान हूँ। कभी डिप्रेशन हुआ? बहुत देखिए, डिप्रेशन मैं डायग्नोसिस नहीं कहूंगी, लेकिन आप देखिए बहुत सी सिचुएशंस ऐसी हैं जब आपको गुस्सा आ जाता है, आपको भी घर से डांट पड़ सकती है, आपका भी मूड खराब हो सकता है, जैसा मेरा आजू है, मेरी मामा से मुझे सुबह सुबह डांट पड़ी है, लेकिन मैं उस चीज को दिखा नहीं रही। मुझे पता है कहाँ पे क्या चीज प्रेजेंट करनी है और कहाँ पे क्या नहीं करनी। आपने अपने आप को वेंटिलेट किस तरह से करना है। देखिए, अब हम लोग किसी की 1 घंटे की, अब हम एक दिन में 3 से 4 सेशन लेते हैं, इससे ज्यादा नहीं लेते, हमें भी जरूरत है। देखिए, अब आप किसी की नेगेटिविटी सुन रहे हैं, किसी को गाइड कर रहे हैं, तो वो आप एब्जॉर्ब भी तो कर रहे हैं ना, वेव्स की फॉर्म में वो आप तक भी तो आ रहा है। अब आपने अपनी वेंटिलेशन भी करनी है। अब वो डिपेंड करता है आप वेंटिलेशन किस तरह से करते हैं। अब मुझे बाहर जाना और घूमना फिरना बड़ा पसंद है, तो मैं रात को बेशक आधा 1 घंटा जाऊं, मैं अपनी फ्रेंड के साथ हैंग आउट करके आती हूँ, ताकि वो मेरी एक वेंटिलेशन होती है। क्योंकि हर इंसान को वेंटिलेट करना बहुत जरूरी है। कुछ लोगों को जिम करना पसंद है, कुछ को स्विमिंग, यानी डिपेंड ऑन द पर्सन कि आपको पसंद क्या काम है। तो आप अपने पूरा दिन में अगर आधा घंटा भी अपनी खुशी से उस चीज को कर लें तो आपकी वेंटिलेशन हो जाती है। तो ये स्ट्रेस डिप्रेशन सबको होता है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप कौन सा वे निकालते हैं उस डिप्रेशन या स्ट्रेस को दूर करने का। अच्छा, ओके। अब आते हैं एक इस तरह के केस के ऊपर जो बहुत ही इंट्रोवर्ट टाइप होते हैं,
वो कहते हैं यार मैंने सोसाइटी में उस लड़के से नहीं मिलना, मैंने फलां आदमी से नहीं मिलना, या मेरे माँ बाप मुझे बाहर नहीं जाने देते। क्या ये माँ बाप की परवरिश का उसके माइंड के ऊपर इफेक्ट होता है कि वो बाय नेचर ही वो इस तरह का हो जाता है कि यार वो कहता है कि मुझे लोगों से मिलना अच्छा नहीं लगता, मेरी मतलब साइकी इनके साथ मैच नहीं करती, या मुझे इनके साथ गुफ्तगू करने का मजा नहीं आता। इस तरह के केसेस में किस तरह? अच्छा, डिपेंड, देखें वही बात है कि पेरेंट्स शुरू से हमें अपने घर का माहौल पता है, मेरे घर की कुछ लिमिटेशंस हैं। मैंने इवन अपनी बात करूं, मैंने एमएस किया, मेरे ग्रुप में कोई लड़का नहीं था, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से मैंने एमएस किया, हमारे ग्रुप में सारी लड़कियां थी, कोई लड़का नहीं था, क्योंकि मेरा अपना पर्सनल इंटरेस्ट नहीं था, मेरा गोल कैरियर की तरफ था। तो हर एक की पर्सनल इंटेंशन है कि आप जा रहे हैं, आपकी इंटेंशन क्या है, ठीक है, हर घर की लिमिटेशन है। अब आप उन लिमिटेशन को पॉजिटिव वे में लेते हैं या नेगेटिव वे में। कुछ चीजें ऐसे हैं, जैसे कुछ लोग आते हैं ब्रोकन फैमिली से, घर से वो प्यार नहीं मिलता, बाहर अगर हमें को थोड़ा सा भी अफेक्शन के साथ कोई दोस्त बात करे या करे, वो हमें लगता है जी इससे ज्यादा प्यार मुझे दुनिया में कोई नहीं करता, मेरे पेरेंट्स तो बस ऐसे ही हैं, तो जो बाहर से मुझे प्यार मिल रहा है वो नेसेसरी है, तो फिर हम इस तरफ भी जाते हैं। तो वही बात है कि हर पर्सन को इतनी इनसाइट होती है कि व्हाट इज राइट फॉर मी और व्हाट इज रॉन्ग, लेकिन डिपेंड करता है कि अब मैंने किस रास्ते को चूज करना है। अब मेरे साथ बहुत से लोग ऐसे थे जिनका जो गोल है सेकेंडरी या प्राइमरी कुछ और था, रिलेशनशिप भी था, हैंग आउट था, या मेरा उस तरफ नहीं था, तो मैं उन चीजों में रह के भी, अब आप देखें यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर जैसी यूनिवर्सिटी या इस तरह की यूनिवर्सिटीज में जाके भी आप सिंगल निकल आए तो बड़ी मुश्किल बात है, ठीक है। तो अब आपका जो गोल है वो प्राइमरी गोल क्या है वो डिपेंड करता है। अब मेरा गोल ये नहीं था तो मैं सिंगल निकल आई और आई एम हैप्पी फॉर दैट, लेकिन बहुत से लोगों का गोल जो था उन्होंने वो अचीव किया। तो ये जरूरी नहीं है पेरेंट्स की साइकी। ये वैसे होता है किसी भी यूनिवर्सिटी में एंटर होने से पहले इंसान के ज़हन में इस तरह की सोच आती है कि यार अब ये एक ग्लैमरस वर्ल्ड में एंटर हो चुके हैं, बिल्कुल यहाँ पे हमने अपनी एक डिग्री तो लेनी है, लेकिन एक हमसफर भी ढूंढ के लाएंगे। एग्जैक्टली। तो ये साइकी भी वहां पर एंटर होने से पहले ही बन जाती है। अच्छा, ये हमारा सोशल फैक्टर बड़ा करता है, दोस्त थे, दोस्त बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं यार, ऐसे कैसे हम जा रहे हैं, ना भी चाहते हो। अब आप देखें, मैं एक यूनिवर्सिटी पढ़ा रही हूँ डिजिटल मीडिया के स्टूडेंट्स को, अब वो बच्चों के ऐसे दुखी स्टेटस में रोज देख रही होती हूँ और मैं पूछती हूँ यार तुम लोगों का ब्रेकअप इतनी सी उम्र में हो गया है। मिस आपको क्या बताएं, आपको नहीं पता हमारे साथ ये हुआ। और मुझे हंसी भी आती है कि अभी तुम लोग पहले सेमेस्टर में आए हो, अभी 4 क्लासें लिए तो तुम लोगों का ब्रेकअप भी हो गया, आते ही ब्रेकअप हो गया। और ऐसे ऐसे दुखी, आप उनकी स्नैपचैट की स्टोरीज देखें, लिटरली मुझे तो इतनी हंसी आती है। और रात की अंधेरी में पता नहीं क्या क्या शेरो शायरी होती है, ये मुझे छोड़ गई, काश मुझे छोड़ के ना जाती तो मेरे साथ ये ना होता, ये ना होता। और मैं अगले दिन क्लास में जाके कहती हूँ ये तुम लोगों ने पढ़ा होता तो तुम लोग के हालात ये ना होते। तो मतलब हम लोगों ने अपने माइंडसेट इस तरह से कर लिया है, हम लोगों ने अपने गोल बनता कैसे है? क्या इतनी यंग जनरेशन में जैसे आप ये स्टोरी बता रही हैं होता ऐसे ही है? आजकल हर दूसरा बच्चा इश्क के प्यार में, वो जिसे कहते हैं ना, उसके समुंदर में डूबता चला जा रहा है। पता नहीं वो समझता है कि उससे बड़ा प्यार किसी को हुआ ही नहीं है, उससे बड़ा डिप्रेशन किसी ने। और वहां हम किसी के साथ शेयर करें ना तो हम कहते हैं तुम मेरे दर्द को नहीं समझ सकते हो। मतलब वहां पे इवन हमारे पास आके भी ये कहा जाता है आप नहीं समझ सकती जो मेरे साथ हुआ है। मैं कहती हूँ बिल्कुल मैं नहीं समझ सकती, आप समझाएंगी तो मैं समझूंगी ना कि क्या हो रहा है आपके साथ। अच्छा, इतनी अर्ली एज में इस तरह का फैक्टर कैसे पैदा हो जाता है? सोशल मीडिया, आप देखिए हमारे ड्रामा, देखिए नहीं था उस वक्त, ये चीजें भी कम थी। आप ये देखें, छुपी थी क्योंकि हम देखते थे। देखिए जब हम एक चीज एक एनवायरनमेंट में, ऐसे एनवायरनमेंट में आए हैं जहां पे हमारे घर का माहौल ये नहीं है। अब मैट्रिक तक हमारे घर का माहौल ये नहीं था, हमें मोबाइल यूज करने की इजाजत नहीं थी। एकदम मैं कॉलेज में गई हूँ, वहां पे मैं देख रही हूँ ये पता नहीं कौन सी दुनिया में मैं आ गई हूँ। अब उस दुनिया में मुझे लग रहा है या तो मैं एडजस्ट होंगी या मैं बिल्कुल साइड लाइन रहूंगी। अब मेरे ऊपर है, मैंने उस दुनिया में एडजस्ट भी होना है तो एक लिमिट में रह के होना है। यहाँ तो वही बात है, मैं ग्लैमर का पार्ट बन जाऊंगी या मैं साइड लाइन रह के अपनी डिग्री को करके निकल जाऊंगी। तो ये अब देखें सोशल मीडिया पे हर छोटे बच्चे को, आप छोटे वो कार्टून देख लें डोरेमोन, उसमें भी वो लड़की लड़के का कॉन्सेप्ट है। अब बचपन से ही हमें वो कॉन्सेप्ट सिखाया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है बड़े होके आजकल के 9-10 साल के बच्चे को प्यार हो रहा है और हाथों में हम कट्स लगा रहे हैं, सुसाइडल रेशो हमारी बहुत ज्यादा हो चुकी हुई है क्योंकि हमने अपनी लाइफ को इतना ज्यादा कर लिया। आप देखिए शादी 10-12 साल के बच्चे को जी मेरा पहला प्यार है, मैंने इसी के साथ शादी करनी है, लेकिन जब हम आगे प्रैक्टिकली जाते हैं तो हमें समझ आती है ये लाइफ नहीं है, हमने लाइफ को किस तरह से डिफाइन करना है। तो इसमें सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। मुझे एक बात बताएं, ये जो मैच्योरिटी वाली सोच होती है ये आजकल की सोसाइटी में, हमारे माशरे में अर्ली एज में कैसे पैदा हो सकती है? आपकी मैं बात से मैंने एक क्वेश्चन निकाला है कि
आप कहती हैं कि जब एक मेच्योरिटी की एज आती है, यूनिवर्सिटी लेवल तक तो मोस्टली बंदे इमेच्योर ही होते हैं बच्चे। एग्जैक्टली। प्रैक्टिकल लाइफ में भी आगे वो कहते हैं यार मैंने इंटर्नशिप करनी है। हम चूंकि अपनी मीडिया फील्ड की एग्जांपल देते हैं, मेरे पास कल एक लड़का है इंटर्नशिप करने के लिए, मुझे कहता आमिर भाई इंटर्नशिप करनी है। मैंने कहा जी ठीक है, आपने क्या किया हुआ? जी मैंने मैथ कॉम किया हुआ। क्या बनना चाह रहे? जी मैं एंकर बनना चाह रहा हूँ। जितने भी बच्चे आ रहे हैं ना, उनको न्यूज प्रेजेंटर, न्यूज कास्टर बनने का शौक है। मैं कहता हूँ कि यार आप लोगों के पास और कुछ करने को है नहीं, क्योंकि ये एक शशका है। अब मैं मजे की बात बताऊँ, सोशल मीडिया देखें, हम लोग रोज कहीं ना कहीं किसी चैनल पे आ रहे हैं, पीछे बैकग्राउंड नहीं पता, आप शो में एज अ गेस्ट यहाँ जा रहे हैं, आपको कोई पेमेंट या उस तरह से नहीं मिल रही, आपकी पीआर बन रही है। अब जो नए आने वाले हैं ना, उनको ये लगता है ये हर रोज एक नए टीवी चैनल पे जा रहे हैं, पता नहीं कितने पैसे मिलते हैं, इनके तो शशके हैं, हर रोज नया सूट, नया हेयर डोर, नया सब कुछ। तो वो बच्चों को एक शशका लगता है। अब मैं मतलब मेरे से पर्सनली बहुत से लोग ये सवाल पूछते हैं, अच्छा फलां चैनल पे जा रही है, कितने पैसे मिलते हैं आपको? और वैसे अच्छा मुझे नहीं पता मिलते हैं। नहीं हमारे खानदान वाले भी मुझसे ये पूछते हैं, यार तुम फलां चैनल में जॉब करो, 2-2.5 लाख रुपए तो सैलरी होगी, 3 लाख तो सैलरी होगी, तुम बता रहे हो। बाहर से नजर लोगों को ये आ रहा है। वही बात है कि हमारी सोसाइटी में जो दिखता है ना वो बिकता है। आप बेशक इन पर्सन कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन आपकी प्रोफाइल पे आपकी रोज एक पिक्चर एक नए जोड़े में लग जाए तो एवरीवन बी लाइक इसके पास तो बड़े पैसे हैं, ड्रामे करते हैं, बताता नहीं है, तो पीछे की स्टोरी नहीं पता। और अब फिर हम क्या करते हैं, हमारे जो यंगस्टर्स हैं उसको मेंटेन रखने के लिए और कोशिश कर रहे हैं। बेशक पीछे उनके पास पैसे नहीं है, लेकिन वही बात है, जुगाड़ लगा के हम जैसे मर्जी करें, लेकिन आई हैव टू मेंटेन दैट सर्कल और सोशल, वो जैसे इन्फ्लुएंसर और ब्लॉगर वाली जिंदगी है। ठीक है, पीछे हमें पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन सिर्फ वक्त ही हमने एक ब्लॉग बनाना है, तो हमने अपनी जिंदगी को लेविश दिखाना है, नजर आ रहा है उसको देख के, और उससे हमारे अंदर कंपैरिजन भी बहुत ज्यादा आ रहा है। आप ये देखें, हम लोग अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं कंपैरिजन में लेकर जाते हैं, यार मेरी उम्र में ये इतना कमा रही है और इतना कुछ कर रही है, पीछे ये नहीं पता वो कैसे कर रही है। हम उस चीज को नहीं चाहते, लेकिन जो सामने नजर आ रहा है उस पर हम लोग पागल होना शुरू हो जाते हैं, यार कैसे मैं, फिर वही डिप्रेशन आ जाता है, मेरी उम्र में ये इतना कुछ कर रही है, मेरी किस्मत ही खराब है, मेरे साथ तो हमेशा ऐसे ही होता है, मुझे तो मर ही जाना चाहिए। मतलब फिर हम इस तरह के थॉट्स में जाना शुरू कर देते हैं। हम कोशिश नहीं करते, लेकिन हम या तो सेल्फ ब्लेमिंग शुरू कर देते हैं या दूसरों को ब्लेम करते हैं, इसने 2 नंबरी की होगी, इसने शॉर्टकट्स किए होंगे। तो इस तरह के हमारे, हाँ हम अपने ऊपर काम नहीं करना चाहते, लेकिन हम दूसरों को लेट डाउन भी करना चाहते हैं कि अगर हम निकम्मे हैं तो दूसरा आगे बढ़ ना जाए कहीं। तो ये चीज बहुत ज्यादा है। ओके।